हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। मैं सुनील कुमार, फाउंडर ऑफ मिशन फिजिक्स क्लासेस। मेरे यूट्यूब चैनल द फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर है ओम्स लॉ। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ओम्स लॉ। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज स्टडी करने जा रहे हैं वो है ओम्स लॉ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। ओके, देखिए ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम ये कहता है कि जब हम किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इससे हम करंट फ्लो करवा रहे हैं। तो करंट जो इससे फ्लो हो रहा है वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके। माने इस कंडक्टर के पोटेंशियल के, ठीक है, पोटेंशियल के माने पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इससे जो करंट फ्लो होगा वो। और हमें इसमें ये भी बात ध्यान रखना है कि इसमें टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर वेरी नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर होगा कांस्टेंट। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर के दो एंड से, दो एंड, ये और ये एंड के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, इससे जो करंट फ्लो होगा वो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। आइए, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between the two ends of the conductor। मतलब ये हुआ कि इसके थ्रू आज जो होगा, मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पर ये कोई कंडक्टर है, जैसे मैंने ये कहा कंडक्टर है ये, ठीक है। इस कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, तो इसके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ये उसके। मान लीजिए कि भी पोटेंशियल, इसके दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो भी, यानी कि इसको हम, इसका जो कंट्रोवर्सी है उसको हम ऐसे कर सकते हैं कि भी इज डायरेक्टली टू आई। हम ऐसा, इसका जो कंट्रोवर्सी होगा वो हम इसे कर सकते हैं, नहीं, इसको हम ऐसे पलट सकते हैं। अच्छा, इस प्रोपोर्शनल को, ये जो प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, इसको हम लोग हटा करके और बराबर डालते हैं, यानी कि भी इक्वल टू करते हैं। और जब इसको हटा करके बराबर डालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालते हैं, जिसको हम लोग समानुपातिक नियतांक भी कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे वो डालेंगे एक कांस्टेंट, उसको लिखेंगे आर,
आई इंटू आई, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, ये आर जो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसी आर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस, ये आर यहाँ पर रेजिस्टेंस कहलाता है। यानी कि V इक्वल टू आई इंटू आर, ये आया यहाँ से एक फार्मूला, V इक्वल टू आई आर। देखो आपसे यदि कोई पूछे कि V इक्वल टू आई आर क्या ओम्स लॉ है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि V इक्वल टू आई आर क्या ओम्स लॉ है, नहीं ओम्स लॉ वो तो नहीं कहता है, ओम्स लॉ तो ये है आई इज इक्वल टू V, ये है ओम्स लॉ। बट इसका जो कंट्रोवर्सी है उसको हम लोग करके एक फार्मूला निकालें V इक्वल टू आई आर, ये एक फार्मूला जो बना है मेरा V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज एंड करंट में एक रिलेशन जो निकाले हैं हम लोग, ये इसके कंट्रोवर्सी से, लेकिन रिलेशन क्या है, ओम्स लॉ क्या है, ये आई इज इक्वल टू V, ये है आपका ओम्स लॉ। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, जब भी आई के प्रोपोर्शनल है, भी आई के जब प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका ग्राफ कैसा होगा। देखिए ये भी है, ये आई है, भी और ये आई, ऐसा मैंने मान लिया, ये भी और एक आई है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि करंट में और पोटेंशियल में ग्राफ ले रहे हैं, करंट में और पोटेंशियल में क्या कर रहे हैं, ग्राफ ले रहे हैं। देखो जैसे जैसे भी, ये देखा ना, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे आर क्या है, कांस्टेंट है, ये किसी भी कंडक्टर का आर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आर का मान कांस्टेंट होगा। ठीक है, आर कांस्टेंट है, यानी कि V किसके प्रोपोर्शनल, आई के प्रोपोर्शनल, तो जैसे जैसे V बढ़ेगा आई भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि ये यहाँ हुआ तो ये भी यहाँ, मान लो सपोज कीजिए ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी इसका ग्राफ लेते हैं ना, तो एक ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ वी आई फॉर ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर, और ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होगा जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। जी हाँ, कुछ ऐसे भी कंडक्टर आप लोग पढ़ेंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ओम्स लॉ जो है वो कहीं पर फेल भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होगा जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, मतलब V इक्वल टू आई आर, ये वाला V इक्वल टू आई, या आई इक्वल टू V, उसको जो फॉलो करेगा वो कहलाएगा ओमिक कंडक्टर। ठीक है, ओमिक कंडक्टर। ओके, अच्छा ठीक है, इसको आप लोग बताइए। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिड्यूस ओम्स लॉ। इसमें एक क्वेश्चन है डिड्यूस ओम्स लॉ, ये स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है या फिर सीबीएसई का क्वेश्चन भी होता है, बोर्ड का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, डिड्यूस ओम्स लॉ, डिड्यूस ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को डिड्यूस कीजिए, डिड्यूस ओम्स लॉ। ठीक है, देखिए बुआ हम लोग कैसे इसको डिड्यूस करेंगे। ओके, चलिए हम लोग इसका डिडक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए VD बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या जानते हैं, E इंटू ई बाई एम इंटू टाउ, क्या यही होता है, हाँ यही होता है। ठीक है, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, VD इक्वल टू E इंटू V बाई एम इंटू एल इंटू टाउ। कैसे, क्योंकि E बराबर क्या होता है बोले V बाई एल, E बराबर क्या होता है V बाई एल हो तो होता है नहीं। अच्छा
अब देखिए आपने पढ़ा था कि I इक्वल टू NaE इंटू VD, I बराबर जो आपने पढ़ा NaE इंटू VD, क्या आपने पढ़ा था ऐसा? हम लोग अभी अभी इसको देखे थे। I इक्वल टू NaE इंटू VD। अब क्या कीजिए, ये जो VD है इसका मान यहाँ बिठा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको N इंटू A इंटू E इंटू E V बाई M इंटू L टू टाउ होगा ऐसे। यानी इसको और कीजिएगा तो ये NaE स्क्वायर V बाई ML इंटू टाउ इंटू क्या होगा टाउ। ये ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब देखो बुआ, हाँ इतना आ गया, ठीक है, भी आ गया। अब देखिए I इक्वल टू, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, I इक्वल टू NaE स्क्वायर टाउ बाई ML इंटू में क्या भी कर सकते हैं, बोलिए। अब ऐसे किया जा सकता है, ये सेम चीज़ है, ये NaE स्क्वायर टाउ, भी को अलग कर दिए हैं, ये एक साथ कर लिए हैं। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, ये I को भी के नीचे ले जा रहे हैं और इसको इधर ले आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ML बाई NaE स्क्वायर इंटू टाउ बराबर क्या भी बाई I होगा। गौर से देखिए आप लोग, इतना होगा या नहीं होगा? इतना होगा। ML ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया और ये यहाँ चला गया, ठीक है। देखो इतना आ गया, यानी कि V बाई I ये जो है ना, ये एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस R, यानी कि V बाई I इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज़ R, यानी V इक्वल टू क्या हो गया I इंटू R। हुआ कि नहीं हुआ? हो तो क्या प्रूफ्ड? दिस इज ओम्स लॉ। R बराबर हो जाता है ML बाई NaE स्क्वायर टाउ। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, इसको मिटाइए। वीडियो पॉज करके आप लोग इसे नोट क्या कीजिए। ठीक है, अब है रेजिस्टेंस के बारे में, इसके बारे में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस मान इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, का सिंबल क्या होता है R, या स्मॉल r से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस जो है ना, किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, जिसके कारण से वो क्या करता है कि करंट के फ्लो को अपोज करता है, नहीं। और हर एक मटेरियल का, हर एक सब्सटेंस का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग। आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो भी कंडक्टर है उसमें, खासकर हम लोग बात कर रहे हैं अभी सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो जो भी कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चार्ज कैरियर का काम करता है, और उसी के फ्लो के कारण क्या होता है, करंट फ्लो होता है, नहीं करंट डेवलप होता है उसके अंदर। अब देखिए मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, सपोज कीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, नहीं यदि कोई सोर्स इसमें नहीं जुड़ा हुआ होगा तो ये रैंडमली ऐसे ऐसे चारों ओर मूव करता है, कंडक्टर ही इसलिए, और इस सरफेस पर ही होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या चीज़, फ्री इलेक्ट्रॉन से ये
ठीक है, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हमारा। अच्छा, ये रेसिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस का, किसी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी भी हो गया। और ये है क्या चीज़, तो ये एक ऑब्स्टेकल है, ये समझिए ऑब्स्ट्रक्शन है ये, नहीं ये ऑब्स्ट्रक्शन है। जिस तरह से मान लीजिए कि आपके समाज में, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं, आपके समाज में बहुत ऐसे भी लोग होंगे, जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो उस समय क्या करता है कि लोग आपको पीछे करने का प्रयास करता है, तो वो आपके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, वैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए एक क्लास है, उस क्लास में एक लड़का है जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन उम्र के साथ साथ क्या होता है कि उसके अंदर दो पहलू हो जाते हैं। ठीक है, जब वो यंग होना शुरू होता है, जिसमें ग्रो करता है, जैसे आप लोग 11वीं-12वीं में पढ़ते हैं तो आप लोग ग्रो कर रहे होते हैं, तो इस समय ये जो आपका स्टेज है, जो आपका एज है, अभी जो स्टेज है आप लोगों का, इस स्टेज में आप लोगों का मन बहुत तरह भटकता होगा, नहीं कई और। यदि सुंदर कन्या देखते होंगे तो सुंदर कन्या की ओर आपका मन भटक रहा होगा। सपोज कीजिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि किसी क्लास में एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन वो क्या करता है, किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाता है। यदि वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया, या फिर कोई लड़की है बहुत इंटेलिजेंट है, वो किसी लड़का के चक्कर में पड़ गया, वो लड़की यदि वो किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई लड़की, तो क्या होता है कि उसका लाइफ बर्बाद, क्योंकि उसको पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है, फिर वो पढ़ाई ख़त्म उसका। जब उसका पढ़ाई ख़त्म, मतलब वो जो लड़की थी या वो जो लड़का था, उस लड़की के लिए, उसके लिए वो रेसिस्टेंस का काम किया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, नहीं। ठीक है, सेम समझिए इसी तरह से ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है। तो लिख सो, हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन which opposes the flow of current through a कंडक्टर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। आपने अभी देखा है कि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, तो R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई, नहीं होगा, R इक्वल टू जाएगा V अपॉन आई। ओके, R इक्वल टू V अपॉन आई। इसका यूनिट देखिए आप, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर। देखिए यहाँ से वोल्ट पर एम्पियर, या फिर इसी चीज़ को बोलते हैं, और इसी चीज़ को बोलते हैं ओम। ओम लिखते हैं, ओम सिंबल देते हैं ऐसे, ओम ऐसे, ये ओम का सिंबल है ये। ठीक है, ये सिंबल किसका है, ओम का। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर मीटर, या फिर सॉरी वोल्ट पर एम्पियर, या फिर ओम। ठीक है, चलिए इसका डायमेंशन फार्मूला देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन फार्मूला स्टेट बोर्ड के लिए या फिर नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यूनिट डायमेंशन जो है ना, आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट 11th में नहीं पढ़ा यूनिट डायमेंशन, वो ज़रूर पढ़ लें, नहीं तो यूनिट डायमेंशन जो है ना आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए वो वाले डायमेंशन फार्मूला ऑफ क्या चीज़, रेजिस्टेंस। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए R बराबर क्या हो गया, V अपॉन आई। अब V का डायमेंशन क्या होता है आपको तो याद नहीं होगा, नहीं याद है तो आप उसको निकालिए।
आप जानते हैं कि W/Q भी हो गया और ये I, मैं W क्या चीज़, W मतलब वर्क, अब वर्क का डायमेंशन क्या होता है mL2T-2 mL2T-2 अपॉन Q का क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर नीचे में आ जाएगा क्या चीज़ I इंटू क्यू, दोनों आ जाएगा नीचे में, तो Q का हो जाता है A इंटू टी और क्या आ जाएगा यहाँ पे I का हो जाएगा A। देखो बाबू इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा mL2T-3 A-2, यानी कि रेसिस्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा ये चीज़। ये आपसे पूछा भी जा सकता है 2 नंबर क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस, तो आप ऐसे इसको निकालिए। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए ये रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर में होता क्यों है, नहीं सबसे बहुत बड़ी बात है कि किसी भी कंडक्टर में रेसिस्टेंस पैदा क्यों होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई कंडक्टर है, उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो क्या कोलिजन करेगा, हाँ बिल्कुल कोलिजन करेगा, ऑफकोर्स कोलिजन करेगा। और जब कोलिजन होगा तो क्या होगा, टक्कर होगी, टक्कर मतलब क्या चीज़, एक्सीडेंट होगा। उस एक्सीडेंट के कारण, उस कोलिजन के कारण क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस पैदा होगा। जैसे मान लीजिए कि हाईवे है, हाईवे पर क्या हो गया, गाड़ी टक्कर कर गया, तो टक्कर करने के बाद क्या होता है, गाड़ी वो रास्ता जाम, वो हाईवे जाम, सड़क जाम, तो जाम हो गया मतलब क्या चीज़, रेजिस्टेंस पैदा हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा कि रेजिस्टेंस जो होगा किसके कारण से होगा, द ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर is due to collision of free electrons, नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण क्या होता है, रेसिस्टेंस पैदा होता है किसी कंडक्टर में। कोई कंडक्टर है उसमें रेसिस्टेंस जो पैदा होगा वो किस कारण से होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण। ओके, नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए बुआ कि रेसिस्टेंस जो है ना, वो किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस वो डिपेंड करेगा किस किस बातों पर डिपेंड करता है, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसको वीडियो पॉज करके आप लोग नोट किया कीजिए, ठीक है। ठीक है, नोट कीजिए। The resistance of a conductor depends on ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, मान रेसिस्टेंस R इज प्रोपोर्शनल टू L, माने L पर डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टर का ये जो है रेसिस्टेंस वो उसके लंबाई पर डिपेंड करता है। यदि लंबाई बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। देखिए इधर R इज प्रोपोर्शनल टू L, R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के, L के, यानी कि L का मान बढ़ेगा तो R का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। L का मान बढ़ेगा तो R का मान भी बढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद R जो होगा वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर का डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली पे, इन्वर्स माने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस। R जो होगा वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल कि वो उसका नेचर कैसा, कौन सा मटेरियल कैसा है, उस पर वो डिपेंड करता है। कौन,
रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जो है ना वो नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद होगा ये एक चीज़ और इसमें लिख दीजिए, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। क्लियर? ये कंडक्टर की बात चल रही है अभी। मतलब ये हुआ कि R इज प्रोपोर्शनल टू L थी था, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A है ही, लेकिन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर मतलब क्या चीज़, उसका रेसिस्टिविटी यानी कि रो पर डिपेंड है, ठीक है। जब एक साथ इसको मिलाइएगा तो आपको आ जाएगा R इक्वल टू रो L/A, R इक्वल टू रो L/A, ठीक है। ये फार्मूला है, इस फार्मूला का डिडक्शन, ठीक है, इसका प्रूफ आगे मिल जाएगा, ये प्रूफ आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अब है क्या कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ता है। तो हम लोग देखते हैं इस पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है। ध्यान दीजिए कि एज टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर increases its resistance increases। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड एज टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर decreases, its resistance also decreases। रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका डिक्रीज होगा। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जब टेम्परेचर घटेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी घटेगा। लेकिन उसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप लोग, ओके। हो गया नोट? चलिए देखिए, मान लेते हैं लेट R1 R0 इक्वल हो गया इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1, नहीं T1 क्या हो गया, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर आर टी मान लीजिए, आर टी इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2,
अब यहाँ पर T2 क्या हो गया, तो फाइनल टेम्परेचर। T2 क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। अच्छा, इसके बाद देखिए एक होता है अल्फा, ये इसको बोलते हैं थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टर, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टर। फार्मूला है एक RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। एक फार्मूला है। RT क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर रेसिस्टेंस। T2 टेम्परेचर पे जो रेसिस्टेंस आ रहा है वो, मान लीजिए अभी सपोज कीजिए कि अभी 30 डिग्री सेल्सियस अभी हमारे इन्वायरमेंट का या फिर जो कंडक्टर है वो 30 डिग्री सेल्सियस पर वो था, अभी है, उस पर जो रेसिस्टेंस है मान लीजिए कुछ है 10 एम्पियर का सपोज है, और ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ते बढ़ते हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, 30 से हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब T2 हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर हो गया T2 60 डिग्री सेल्सियस हो गया आपका, ठीक है। तो कहता है कि T2 60 डिग्री हो गया तो उस पर R का मान कब क्या होगा, आप रेसिस्टेंस का मान क्या होगा, माने RT हमको निकालना होगा नहीं। और ये जो अल्फा है ये किसी भी मटेरियल का अपना अपना होता है, अपना अपना थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टर होता है। मतलब जैसे आयरन है, स्टील है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, तो इन सभी का जो है ना थर्मल कोएफिशिएंट जो होता है अलग अलग होगा, अलग अलग सभी का। तो उसका अल्फा का मान आपको दिया होगा, ठीक है, अल्फा का मान आपको दिया होगा। तो यानी कि RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये फार्मूला हो गया। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं तो ये RT इक्वल टू ये भी कर सकते हैं R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब क्या है, T2 माइनस T1 है तो डेल्टा टी है, T2 माइनस T1। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या चीज़, कि थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टर जो है अल्फा, उसका मान निकालने के लिए, तो उसका मान जब निकालिएगा तो उसके लिए भी एक फार्मूला बनेगा, और वो फार्मूला बनेगा आप यहीं से निकालिएगा इसको। तो RT माइनस R0 अल्फा इक्वल टू जो होगा, देखिए RT माइनस R0 इंटू RT माइनस R0 इंटू R0 T2 माइनस T1 या डेल्टा टी, दोनों सेम चीज़ है। आपको डेल्टा टी भी दे सकता है, मैंने डेल्टा मतलब क्या चीज़, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस भी दे सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।